नमस्कार मातृशक्ति पितृशक्ति। मैं इस समय प्रकृति के नज़दीक हूँ। ये आपको भी पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, सब व्यवस्था दिख रही है। तो इस प्रकृति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अमीर गरीब सबके लिए है, योग्य अयोग्य सबके लिए है, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्यों के लिए भी है। जब प्रकृति का दिया हुआ स्रोत सबको समान दे रहा है तो फिर ये मनुष्य जो अपने आप को श्रेष्ठ कहता है वो ऐसा वातावरण क्यों बना रहा है कि इसके दोहन से और इसके स्रोत को पैदा करने, उपलब्ध करने और उसे और अधिक उत्पाद बढ़ाने और जीवन को सुगम बनाने के लिए जो भौतिक साधनों से, भौतिक विज्ञान से खोज की है, उसकी वजह से जीवन आसान हुआ, श्रम शक्ति कम हुई। यानी जिस काम को 100 व्यक्ति करते थे उसको अब 10 करते हैं, तो 90 व्यक्ति जो बेकार हो गए हैं उस काम के नहीं रहे हैं। यानी कि तकनीक से हमें कम श्रम में अधिक उत्पाद और अधिक लाभ का जो विचारधारा हमें दी है, उससे परिणाम क्या आ रहा है। जैसे मैंने इस प्रकृति के सभी स्रोत का समान डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से अमीर खड़ा हो जाए, गरीब खड़ा हो जाए, कुत्ता हो जाए, पशु हो जाए, पक्षी हो जाए, उसको समान मात्रा में इसके ऑक्सीजन मिलेगी। जो मनुष्य के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, भौतिक वैज्ञानिकों के द्वारा जो जीवन को सुगम और आसान और करने के लिए उत्पाद बढ़ाया गया है और उन यंत्र और संयंत्रों से उसे आसान तरीके से अधिकाधिक उत्पाद करने की और श्रम शक्ति कम उपयोग करने की जो मानसिकता हमारे दुनिया में रोपी है, उसे मेरी कॉलोनी से पर उधर गेट पर जो नदी है उसमें या सभी जगह आप देखते होंगे घनी आबादी है। जितनी इस कॉलोनी में लोग रहते हैं इससे भी कई गुना ज़्यादा है। इसके 1/3 क्षेत्र में वे लोग रहते हैं। तो वो लोग वहाँ रह करके आर्थिक और सामाजिक असमानता और वातावरण का अशुद्ध करना, यानी कि जो वहाँ से उधर से वो मेरी कॉलोनी की तरफ हवा आएगी वह वहाँ से दूषित आएगी, विचार भी दूषित आएंगे, चोरी चकारी और साधनों के जैसे यहाँ भोग विलासी का लोग हैं, इसका प्रभाव क्यों नहीं आएगा जब आप जो बुद्धिजीवी साधन संपन्न है उसका सब्र नहीं भर रहा है। वो अधिकाधिक स्वार्थी, अधिकाधिक लालची होने के कारण वो अपनी 10 पीढ़ियों तक के क्या 100 पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षा करने के कारण वो अन्य को शोषित करके, अन्य का शोषण करके और इन तकनीक से अधिकाधिक धन लाभ कमा रहा है। तो क्या ये विचारने विषय नहीं है कि प्रकृति के द्वारा जो स्रोत मिले हैं और प्रकृति ने सबको बराबर समान दिया है, तो हमें भी जो योग्य हैं और वो अपनी योग्यता के अनुसार अधिक कमाते हैं, सही बात है। जो अयोग्य है क्या उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है? जब इस प्रकृति का पशु मनुष्य सब यहाँ बराबर दोहन करेंगे या इसका जो भी साधन है वो प्राप्त करेंगे, केवल और केवल इनके द्वारा उत्पाद किए गए भौतिक तकनीक के द्वारा वो लिमिट लोगों के पास रहती है। उस अवस्था से जो 90% लोग श्रम के कारण या अज्ञान या अयोग्यता के कारण प्रभावित हो रहे हैं और उससे जो नफरत, झूठ, छल कपट होते हुए शोषण से बेईमानी आदि आदि जो विचारधारा से अपराध बढ़ रहा है, असमानता बढ़ रही है, क्या ये जायज़ है? जब प्रकृति सबको संतुलित करने के लिए व्यवस्था को संचालित कर रही है तो हमें भी अपने आप को ऐसा विचार अब करना चाहिए कि एक लिमिटेशन जरूर लगानी चाहिए। और क्या ऐसे समझें, अगर हम 4 भाई हैं, कुछ पढ़ कर के बड़े उस पर पहुंच गए, मेरा एक भाई को नालायक निकला, अब उसने नालायकता से कुछ साधनों को कम उपयोग किया, दुरुपयोग किया हो, अब उसके आने वाली संतान का क्या दोष है? क्या हमको अपने आने वाले उस नालायक या अयोग्य भाई के बच्चों को और उनमें प्रतिभा हो तो आगे लाने का हमारा विचारधारा नहीं होनी चाहिए? अगर हम ऐसी विचारधारा नहीं लाएंगे तो भेदभाव, नफरत ये बढ़ेगी नहीं क्या? तो हमें अपनी जब हमें ये मालूम हो जाए कि हमारी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन पे, यानी कि एक विचारक है, उन्होंने ये लिखा है कि भाई जैसे अमेरिकी रेखा का मापदंड बना रखा है उसे ना करके हमें अमेरिका मापदंड बनाना चाहिए कि आप एक सीमा तक जब आप अपनी तकनीक से, योग्यता से और सेंट्रलाइज करके, ये यानी कि इस तकनीकों के से और भौतिक साधनों के उपलब्धता से व्यवस्था सेंट्रलाइज होती जा रही है, यानी कि उस सेंट्रलाइज की वजह से 90% लोग दूषित हैं और ये शोषित हैं, पीड़ित हैं। उसके एक सीमा के बाद में जो उसने अपने
उपभोग के लिए, अपने संसाधन चलाने के बाद जो अधिक साधन या व्यवस्था उपलब्ध करा रखी है, उसके ऊपर सरकार को कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाना चाहिए। जैसे कल ही आंकड़े आए, एक तो हमारी नाइजीरिया से भी स्थिति खराब हो गई है, गरीबी में, भूखमरी में, और लोग कहते हैं कि वो तो जनसंख्या का अनुपात से देखे। अरे भैया, जनसंख्या का अनुपात देखा जाएगा तो इस देश के अगर उससे अनुपात में गरीबी और बेदहाली और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अमीरी का रेशो भी देखे, कल आंकड़े आए 1700-1800% अमीरी की रेखा बढ़ी है और गरीबी की रेखा उससे नीचे गई है। तो जो अमीरी की रेखा बढ़ रही है, यानी कि सेंट्रलाइज करने की, केंद्रित करने की वजह से, केंद्रीकरण करने की वजह से ये असमानता बढ़ रही है। क्या उन पे सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए? हाँ, आटे, दाल, दही, यानी कि रोज के उपभोग करने वाले व्यक्ति जो श्रम शक्ति से भी वंचित कर दिए गए हैं, उन अयोग्यता के कारण उनको नीचे रसातल में ला दिया गया है, क्या उन पे टैक्स लगाना जरूरी है? जब देश के लोग अमीर की आर्थिक स्थिति दुनिया में बढ़ रही है, प्रतिशत उनका कई गुना बढ़ रहा है, तो टैक्स किस पे लगना चाहिए? अगर आप आंकड़े उठाएं, कोई भी सरकार हो, इस सरकार ने खास तौर से कॉर्पोरेट जगत को लिबरल किया है, उनके लोन माफ किए हैं, और कोई गरीब किसान मजदूर का अगर कुछ अनुदान देते हैं, उसको रात दिन प्रचार प्रसारित करते हैं, उनका प्रतिशत किस रेशो में बढ़ रहा है। तो मेरा तात्पर्य ये है, जब शरीर अगर ये जैसे प्रकृति है, ये समाज है, ये मुझ शरीर के समान है, मेरा ऊपर का पोर्शन, मेरा दिमाग बढ़िया हो, मेरे हाथ अच्छे हों, पैर बेकार हों, तो ये पूर्णता नहीं है। हम किसी को हाथ नहीं दिखाएंगे। हम पूरे भारत का दर्शन जब होगा जब 90% जनता उसकी योग्यता या अयोग्यता के अनुसार वो समान जीवन जी सकता हो। अगर ऐसा नहीं जी रहा है तो एक दिन जो केंद्रित सत्ता जिसके पास पहुंच गया, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक, उन पर भी कोई ना कोई या हुआ तो उन पर कोई विस्फोट होगा। या ऐसे मान लीजिए अगर वे 90% क्रय शक्ति उनकी खत्म हो जाती है, तो किसको बेचेंगे ये उत्पाद, कहाँ ले जाएंगे? तो ये भी एक विचार का विषय है। या इनमें कोई क्रांति होगी तो फिर क्या होगा? जैसे बाहरी आकर्ताओं ने आकर के उस असमानता से यहाँ पर अत्याचार भी किए हैं और अपनी आस्था को भी बढ़ाया है। क्या कभी विचार करते हो? केवल और केवल उनके अत्याचारों को दिखा करके, लोगों को डरा करके मैं सत्ता प्राप्त कर सकता हूँ, मैं धर्म सहधर्मी हूँ, कोई बहुसंख्यक होकर के, जातियों का प्रतिनिधि होने के कारण मैं सत्ता को पुनः स्थापित कर सकता हूँ। लेकिन ये मापदंड कहना कि चुनाव हम जीत रहे हैं, या लोग ऐसे समर्थक कहते हैं, तो गलत को गलत कहना या इस तरह से प्रमाणित नहीं हो जाता कि सत्ता प्राप्ति इस बात का संकेत है। गलत गलत है, सही सही है। तो ये भी हमें विचार करना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब व्यक्ति के पास अपने साधनों, अपनी योग्यता और अपने बच्चे और भविष्य के सुरक्षित होने की स्थिति में हो, तो वो अपने उस एक्स्ट्रा संसाधनों को उन भाई बंधुओं में लगाए, और राष्ट्र की सरकार भी उन वंचित वर्गों को जो अयोग्य हैं, श्रम शक्ति पर निर्भर है और श्रम शक्ति का योगदान कम हो रहा है, तकनीकी का ज़्यादा हो रहा है, तो उन पर ये मनुष्य ने दिए ना, ये तकनीक प्रकृति ने तो श्रम के द्वारा उत्पाद करके अपना जीवन चलाने के लिए कहा, नित्य चुनौती के जीवन जीने के लिए कहा है। लेकिन सुगम करके हम कायर, डरपोक, नियर, बेईमान और लालची स्वार्थी बनते जा रहे हैं। तो हमें हमारे द्वारा जो योग्य, उन्होंने ऐसे संसाधन, ऐसे भौतिक संसाधन दिए हैं कि 90% लोग हमारे बदहाल हैं, परेशान हैं। तो ये किसका कारण है? तो उनकी सामान्य जीवन जीने के लिए किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है? जब वे संपन्न वर्ग, वो कुलीन वर्ग कुत्तों को, बिल्ली को पाल करके हजारों रुपए उनमें महीना खर्च करता है, अनबोलते जीव को आप रास्ते में नौटंकी करते हैं, मगर हम ये अनबोलते जीव, इन्हें जीवन, इनको जिंदा रहने के अधिकार है, इनको भी हम उपचार दें, खाना दें। क्या मनुष्य को इतना अधिकार नहीं है? तो वे जो पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी, उनको इन एलिट वर्ग, कुलीन वर्ग को, वैसे तो वे कुलीन वर्ग के लोग हैं, संवेदनहीन लोग हैं, वे स्वार्थी और लालची लोग हैं। तो ये 90% लोग जान लें, आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। आपकी श्रम शक्ति को पहले कम किया गया, अब उस श्रम शक्ति को करके आपको नेकार, निकम्मा बताया जा रहा है, धरती पे बोझ बताया जा रहा है। आपसे कुत्ते और पशु पक्षी भी श्रेष्ठ है इन लोगों की नजरों में। तो आप जाति धर्म से बाहर निकल करके इनको झकझोरिए, और ऐसे लोग जो प्रकृति के नजदीक और इनको लगाम लगाने की बात करते हो, उनको आगे बढ़ा करके इस सत्ता को चुनौती दीजिए। नमस्कार।